हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीपीबी मॉड्यूल डी से रिलेटेड थर्ड पार्ट एंड एथिक्स से रिलेटेड हम दो चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली वन इट्स रिलेटेड टू द एथिक्स एट द इंडिविजुअल प्लेस एंड द अदर वन इट्स द एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड द बैंकिंग। सो जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट। ऑलरेडी दो पार्ट हो चुके हैं एंड इफ यू वांट टू गेट द पीडीएफ एंड द videos not only related to module D but related to all the other papers and all the modules, so make sure कि आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको फ्री जीआरबी कोर्स मिलने वाला है which is going to help you a lot, right? चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। So the question over here, it's the 27th question and it says an organization led by CEO FAF Duplessis is trying to build a strong ethical culture by managing by value, right? The first step taken was to identify the company's core values. What are the next two essential elements required to make this approach successful? तो इस अप्रोच को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो बाकी के दो स्टेप्स हैं वो क्या होने वाले हैं वो हमें यहां पर बताने हैं। ऑप्शन 8 says aligning values with the legal requirements and communicating them only to the top management। देखो, कम्युनिकेटिंग वैल्यू ओनली टू द टॉप मैनेजमेंट वो तो उसको इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस है उसके लिए ब्रॉड कम्युनिकेशन करना जरूरी है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज कम्युनिकेटिंग द कोर वैल्यूज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड ensuring that there is a alignment between the stated values and the actual practices, right? तो तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं देखो मैनेजिंग बाय वैल्यूज के हिसाब से। सो इफ वी लुक एट द पार्ट मैनेजिंग बाय वैल्यूज, तो इसमें तीन मेन चीजें रहती हैं। वो तीन मेन चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो कोई भी कोर वैल्यूज हैं आप उनको आइडेंटिफाई करो। दूसरा जो चीज रहती है दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेटिंग, एंड ये कम्युनिकेशन सभी के सभी स्टेक होल्डर्स के पास होनी चाहिए। एंड थर्ड जो रहता है कि आपको अलाइनमेंट करनी होती है, यानी कि वी नीड टू अलाइन द वैल्यूज एंड द प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि हम उनको एक्शन में लेकर के आ पाए। ये तीन चीजें जो होती हैं दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग बाय वैल्यू। तो उसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी जो है वो सही ही लग रहा है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अ लार्ज बैंक इज हिट बाय अ मेजर डाटा थेफ्ट, an unforeseen event that poses a severe threat to its survival. After the immediate crisis is triggered and the management team is activated, the bank enters a phase when it analyzes the situation, investigates the root, and tries to prove to stakeholders that it can still be trusted. This phase is known as what? इस phase को हम क्या कहते हैं? प्री क्राइसिस बोलेंगे, क्राइसिस सिचुएशन बोलेंगे, पोस्ट क्राइसिस बोलेंगे, या फिर एक्सटर्नल स्क्रीनिंग बोलेंगे? देखो, प्री क्राइसिस फेज होता है जहां पर फोकस होता है प्रिवेंशन के ऊपर एंड प्लानिंग के ऊपर, राइट? सो हियर इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन वन, तो फोकस किसके ऊपर रहेगा? प्रिवेंशन के ऊपर रहेगा एंड प्लानिंग के ऊपर रहता है। दो चीजें होती हैं, आप प्लानिंग के ऊपर फोकस करते हो या फिर प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करते हो। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द पोस्ट क्राइसिस, तो ये वो सिचुएशन होती है जहां पर इवेंट ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है एंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान इज टू बी इंप्लीमेंटेड, राइट? यानी कि क्राइसिस जो है ऑलरेडी ट्रिगर्ड है एंड आप क्राइसिस जो मैनेजमेंट प्लान है उसको इंप्लीमेंट करते हो, राइट? दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड ताकि हम इमीडिएट डैमेज को कंट्रोल पर कर पाए, ठीक है? सो वी कैन सिंपली बी सेइंग कि इस फेज में हम डैमेज कंट्रोल का काम करते हैं। वी आर ट्राइंग टू डू द डैमेज कंट्रोल, राइट? एंड फिर बात आती है रिलेटेड टू क्राइसिस सिचुएशन के बाद पोस्ट क्राइसिस। ना पोस्ट क्राइसिस इज द फेज जब कंपनी जो है वो अभी भी रिकवर कर रही है, वो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करती है, जो रूट रीजन है, की रीजन है, उनको आइडेंटिफाई करती है एंड फिर रेपुटेशन को दोबारा से बनाने की कोशिश करती है। दैट इज रिलेटेड टू रीबिल्डिंग द रेपुटेशन। दैट इज बीइंग डन, राइट? सो ऑप्शन जो सी है यहां पर दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल स्क्रीनिंग? एक्सटर्नल स्क्रीनिंग एक प्रिवेंटिव एक्टिविटी होती है, राइट? दिस इज अ प्रिवेंटिव एक्टिविटी। किस पर्पस के लिए की जाती है? ताकि हम प्री क्राइसिस फेज को बेसिकली प्री क्राइसिस फेज में ये वाली एक्टिविटी की जाती है। एक्सटर्नल स्क्रीनिंग प्री क्राइसिस फेज का ही एक पार्ट है
ताकि हम जो थ्रेट्स हैं जो फर्म के कंट्रोल के बाहर हैं उनको मॉनिटर कर पाए। Let's move to the 29th question. A financial advisor, Mr. A.B. de Villiers, is faced with an ethical dilemma. To aid his decision making, he considers an expanded version of Len Penn's moral compass. तो लेन पेन के मॉरल कंपस को एक्सपैंड वर्जन जो है उसको कंसीडर करते हैं. He asks himself, can I share this action with the media tomorrow? Which specific lens of the expanded model is he applying? कौन सा जो लेंस एक्सपेंडेड मॉडल का वो अप्लाई कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन, पीपल, पर्सन, पब्लिक. सी, प्रिस्क्रिप्शन लेंस पूछता है कि अगर ये एक्शन वायलेट करता है किसी पॉलिसी को कि नहीं. ठीक है, सो दिस इज आस्किंग व्हाट, दैट दिस आस्क्स कि एक्शन जो है वो वायलेट करेगा कोई पॉलिसी को, वो वायलेट करेगा किसी पॉलिसी को, किसी कानून को, लॉ को, या लेट्स से किसी रेगुलेशन को, राइट. एंड इफ वी लुक एट द पीपल लेंस इज बेसिकली राइट कि जो एक्शन है क्या वो इंडिविजुअल के जो क्लेम्स हैं, क्लेम्स ऑफ अफेक्टेड पर्सन की रिस्पेक्ट करता है. रिस्पेक्टिंग क्लेम्स ऑफ अफेक्टेड पर्संस, उसके बारे में बात करता है. एंड ऑप्शन सी, दैट्स रिलेटेड टू पर्सन लेंस ये कहता है कि अगर डिसीजन मेकर है जो, वो क्या एक अच्छी एग्जांपल सेट कर रहा है. इट्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकर, कि जो डिसीजन मेकर है वो किसी अच्छी एग्जांपल को, इज ही सेटिंग अप अ गुड एग्जांपल ओवर हियर, राइट, उसके बारे में है. ऑप्शन डी, दैट्स रिलेटेड टू पब्लिक का मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक एडिशन है इस मॉडल में जो कहता है कि क्या मैं ये चीज को मीडिया के साथ शेयर कर सकता हूं कल को. दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू इट, टेस्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटिनी, राइट, उस चीज से रिलेटेड है. सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज, some argue that business ethics is a oxymoron, suggesting a business cannot be ethical and successful simultaneously. कि आप ethical and successful साथ के साथ नहीं हो सकते, एक oxymoron है. Especially when unpopular decisions like closing a manufacturing unit are necessary. How does an ethical organization reconcile this apparent contradiction in the case of closing a unit? तो जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से रिकंसाइल करती है इस एपरेंट कंट्राडिक्शन को कि भाई आप एथिकल डिसीजन लोगे या फिर सक्सेसफुल होने के बारे में सोचोगे. ऑक्सीमोरन के बारे में जो एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका क्या व्यू होना चाहिए, खास करके जब वो एक यूनिट को क्लोज कर रहे हैं, उसके बारे में वी नीड टू टर्न. बाय आर्ग्यूइंग दैट द प्रॉफिट इज द ओनली एथिकल ड्यूटी टू शेयर होल्डर्स, कि ये कहेंगे हम कि हमारी शेयर होल्डर्स को लेकर के एक ही एथिकल ड्यूटी है कि हमने प्रॉफिट देने उनको. सो जो क्लोजिंग यूनिट का जो पॉइंट है वो बिल्कुल हमारा सही पॉइंट है. तो ये जो व्यू है ना, ये एक नैरो व्यू है. दिस इज अ नैरो व्यू क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हो, राइट. सो दिस इग्नोर्स स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, क्योंकि स्टेक होल्डर्स इंप्लॉय भी तो हैं, उनको तो आपने देखा ही नहीं है. तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत. Option B, by compensating the redundant staff and assisting them in finding new jobs and thereby mitigating the negative impact of a necessary business decision. Absolutely, इस तरह से हम इसको सेटअप कर सकते हैं कि देखो आप यूनिट को बंद कर रहे हो, वो जरूरी होगा, आपने प्रॉफिट देना है, वो जरूरी है. एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिडंडेंट स्टाफ, जो एक्स्ट्रा स्टाफ है, उसको कंपनसेशन भी देगी और साथ के साथ उनको असिस्ट भी करेगी कि नई जॉब मिल जाए, राइट. यानी कि आप राइटफुल थिंग करने का सोच रहे हो, वो कॉस्टली चीज हो सकती है लेकिन वो एथिकल अप्रोच है, राइट. यानी कि बिजनेस आपका एथिकल भी रहेगा और साथ के साथ आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, सो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस बनी रहेगी. सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन. इन एन कॉर्पोरेट सेटिंग, one employee's ultimate goal is to achieve a comfortable life with financial security, while another prioritizes a sense of accomplishment from their work. These ultimate goals that individual desire to achieve in their lifetime are known as what? इंस्ट्रूमेंट वैल्यू कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, बिलीफ कहते हैं, टर्मिनल वैल्यू कहते हैं. देखो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है हमारे बिहेवियर का वो तरीका
या वो मीन्स जिसके साथ हम एंड गोल्स अपने अचीव करेंगे, जैसे ऑनेस्टी, एम्बिशियस, राइट, दोज आर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज. सो वी कैन राइट द एग्जांपल एटलीस्ट कि ऑनेस्टी हो गया, आप एम्बिशियस हो, राइट, दैट्स योर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, बट दैट्स नॉट द अल्टीमेट गोल. नॉर्म्स के बारे में बात करें, दीज आर द अनरिटन रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर. सिंपल थिंग, दीज आर अनरिटन रूल्स ऑफ व्हाट, ऑफ सोशल बिहेवियर. वो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये कोई अल्टीमेट लाइफ गोल्स नहीं है. नॉट आंसर. बिलीफ, बिलीफ जो होती है, कन्विक्शंस होती हैं कि क्या चीज सच है, एंड ये डेफिनेटली डिजायरेबल एंड स्ट्रेट तो नहीं है, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी, टर्मिनल वैल्यू, इज द करेक्ट आंसर. टर्मिनल वैल्यू एक अल्टीमेट गोल है, जो एक पर्सन की डिजायर है कि वो अचीव करना चाहता है उनके लाइफ टाइम में. एक डिजायरेबल स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस है, जैसे कंफर्टेबल लाइफ, एक एक्सपीरियंस है जो वो अचीव करना चाहता है. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, टर्मिनल वैल्यूज. नाउ 32nd question. A bank emphasizes that its employees should not differentiate among customers based on their background and should refrain any kind of biased behavior when offering services. This commitment to avoiding the favoritism and treating all the individuals equally, a direct application of which principle of ethical banking? कौन से एक प्रिंसिपल को हम दर्शा रहे हैं एथिकल बैंकिंग से रिलेटेड? रिलायबिलिटी होता है कि हमने क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलायबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्लियर एंड एक एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है, राइट, दैट इज टू बी गिवन. सो दैट्स नॉट राइट. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप कस्टमर्स को अपडेटेड रखोगे अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट. कीपिंग अपडेटेड अबाउट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, दैट्स ट्रांसपेरेंसी. एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी एक ब्रॉडर प्रिंसिपल है, लाइक इमोरल इंटेंशंस के बारे में बात नहीं, सिर्फ और भी चीजें इसमें कवर होती हैं. सो दैट्स अ ब्रॉडर प्रिंसिपल. न्यूट्रलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू कि बैंक को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में एंड कस्टमर्स के बीच में. एंड एम्प्लॉयज को जो बोला कि भाई आप कस्टमर्स के बीच में आप नहीं करोगे, बायस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी. A manager, Mr. Manstocks, is responsible for his team's performance. वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है. The team fails to meet a crucial deadline. According to the principle of individual responsibility in an organization context, what is the manager's primary obligation in this situation? Manager की primary obligation क्या रहेगी situation में? That we need to answer. To identify the specific team members who were at fault and report them to the upper management. See, focus जो होता है वो किस चीज के ऊपर होता है? जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, टीम फेल हुई ना आपकी, टीम फेल हुई है, तो उस केस में आपका जो फोकस होता है दैट इज ऑन द टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. फेल हुआ है, पूरी की पूरी टीम फेल हुई है, एक पर्सन फेल नहीं हुआ है, आप इंडिविजुअल्स को ब्लेम असाइन नहीं कर सकते. सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी, टू apologize for the failure and explain that the situation was impacted by the uncontrollable factors. देखो अनकंट्रोलेबल फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप एक एलाबाई को सीख करो, राइट, वो फेलियर को बेसिकली उसको क्या कहते हैं, बेसिकली प्रेजेंट करते हैं एज अ फेलियर, राइट. तो दैट्स नॉट बेसिकली रिक्वायर्ड, वो सही भी नहीं है. ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. To take action to meet the obligation, support the team members and recognize the responsibility for failure lies with the whole team. Absolutely correct, बिल्कुल सही है. जब टीम फेल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है टीम फेलियर की, वो पूरी की पूरी टीम के ऊपर पड़ जाती है. मैनेजर को सपोर्टिव होना है, असिस्ट करना है उनको, एंड अपनी ऑब्लिगेशन को मीट अप करने के लिए एक्शन लेना है. दिस इज अबाउट टेकिंग द ऑनरशिप, ठीक है. तो आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी उस चीज से रिलेटेड. तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट. ऑप्शन डी कह रहा है टू इंश्योर दैट रिकमिटमेंट इज नॉट नेसेसरी. देखो अपॉलजीज इसेंशियल नहीं है, रिकमिटमेंट तो इंपॉर्टेंट है, रिकमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट. ऑप्शन डी भी यहां पे गलत है. 34th क्वेश्चन. A corporation's directors are evaluating their core duties beyond just financial oversight. कॉर्पोरेट के जो डायरेक्टर हैं इवेल्युएट कर रहे हैं उनकी कोर ड्यूटीज को, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ओवरसाइट नहीं देख रहे हैं.
One of the key responsibilities involves creating an environment where employees are not put in positions where they are tempted or forced to make unethical choices. How is this specific duty described? कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर हैं वो इवेल्युएट कर रहे हैं उनकी कोर ड्यूटीज को, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ओवरसाइट नहीं देख रहे हैं। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट्स रिलेटेड टू कि आपने एक एनवायरनमेंट को बनाना है, ठीक है, जहां पर जो एम्प्लॉयज होंगे उनको ऐसी पोजीशन में नहीं डाला जाएगा जहां या तो उनको आकर्षित करके डाल रहे हो या उनको फोर्स कर रहे हो ताकि वो अनएथिकल चॉइसेस को बनाएं, अनएथिकल डिसीजंस लें। तो ये स्पेसिफिक ड्यूटी किस तरह से डिस्क्राइब की जाएगी? टू क्रिएट वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये कहेंगे। तो ये तो बहुत ब्रॉड हो गया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने स्पेसिफिक ड्यूटी रिलेटेड जो स्ट्रक्चरिंग है वो करनी है वर्क एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, राइट? तो वो ये तो ब्रॉडर चीज है कि क्रिएट वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर स्टेक होल्डर्स, वो तो अल्टीमेट गोल हो गया। Option B, we can say to avoid ethical misconduct in their personal director roles. See, ये रेफर करता है डायरेक्टर के खुद के पर्सनल कंडक्ट को लेकर के, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, टू रिमूव द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू मेक अनएथिकल डिसीजंस, एब्सोल्युटली ट्रू। यानी कि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि आपने स्पेसिफिक ड्यूटी रहती है कि आपने अपॉर्चुनिटी नहीं रहने देनी एम्प्लॉय के लिए कि वो अनएथिकल डिसीजन लें, राइट? तो आप सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करोगे, कंट्रोल को इस तरह से डिजाइन करोगे कि वो एथिकल बिहेवियर ही अपनाए। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द ट्रू आंसर। ऑप्शन डी इट सेज टू प्रोवाइड लीडरशिप इन डिसीजंस आफ्टर एथिकल मिसकंडक्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड। देखो, अगर आप लीडरशिप आफ्टर मिसकंडक्ट प्रोवाइड करते हो वो ड्यूटी तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंटिव होनी चाहिए, यानी कि आपने अपॉर्चुनिटी को रिमूव करना है मिसकंडक्ट होने से पहले। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिवनेस राइट नाउ रेदर देन बेसिकली ये कि आप रिएक्टिव हो जाओ कि जब चीज हो जाएगी तब आप कुछ एक्शन लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35th, वैल्यूज आर सेट टू कैरी अ जजमेंटल एलिमेंट। वैल्यूज कहते हैं कि एक जजमेंटल वैल्यू होती है वैल्यूज की, बिकॉज दे क्लासिफाई थिंग्स एज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। दिस जजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। हाउ कैन द सेम वैल्यू बी कंसीडर्ड ऑब्जेक्टिव? ठीक है, सेम वैल्यू को हम ऑब्जेक्टिव कैसे कंसीडर कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है। बिकॉज इट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर। देखो, जो आप ये कह रहे हो ना कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, ये तो आप किसकी डेफिनेशन दे रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव पार्ट ओवर हियर। बिकॉज जब हम कोई चीज कहते हैं ना सब्जेक्टिव है, तो हम यही कहते हैं कि ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वेरी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इट सेज बिकॉज इट इज इन नॉट इन अ लार्ज नंबर एंड इज सिलेक्टिव। देखो, ये करेक्टरिस्टिक है वैल्यूज का, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्टिव क्वालिटी को नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये एक उसका फीचर है, वी कैन से इट्स अ करेक्टरिस्टिक, राइट। ऑप्शन सी, बिकॉज थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यूज कैन बी ब्रॉट टू अ कॉमन स्टैंडर्ड, एब्सोल्युटली ट्रू। आप उसको ऑब्जेक्टिविटी में लेकर के आ सकते हो। सी, बेसिक फंडा क्या है कि जो वैल्यूज होती हैं वो सभी पर्सन के लिए एग्जिस्ट करती हैं, एंड अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, तो ऐसी जो जजमेंट होती है किस चीज को लेकर के, आप उसको कॉमन स्टैंडर्ड के ऊपर उतार सकते हो कि भाई ये चीज ऐसे ही मानी जाती है, यानी कि एक शेयर्ड असर्टेनेबल रियलिटी हो सकती है। हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसको? वैल्यू को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इट सेज बिकॉज वैल्यूज फॉर्म द बेसिस ऑफ एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। देखो, जो डिजायरेबल जो बेसिक आपके फंक्शन है ना वैल्यू के, वो है ये कि हाँ, वैल्यूज जो है वो आपके एटीट्यूड को बनाती हैं, मोटिवेशन को बनाती हैं। उनको ऑब्जेक्टिव क्यों कंसीडर किया जाता है उसके बारे में नहीं है। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, दिस इज द सब्जेक्टिव फॉर्म। एंड लार्ज नंबर वैल्यू में है, दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेम। एंड बिकॉज थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग हम उसको ऑब्जेक्टिविटी दे सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। नाउ द 36th क्वेश्चन, इट सेज अ बैंक इज वर्किंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन। बैंक एक काम कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन को बनाया जाए। Recognizing that its success depends heavily on customer confidence, the bank's CEO states that their most critical principle is inspiring confidence in customers, investors, and regulators. This principle, which encompasses both truthfulness and trustworthiness, is known as what? बैंक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन बना रहा है, रिकॉग्नाइज करता है कि सक्सेस डिपेंड करता है कस्टमर के कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल प्रिंसिपल है वो है कि आपने कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, रेगुलेटर्स का कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ाना है। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? जहां पर कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? जहां पर ट्रूथफुलनेस भी है और ट्रस्ट वर्दिनेस भी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी है क्या? इंटीग्रिटी एक कोर कंपोनेंट है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी, इट्स अ कोर कंपोनेंट।
ये एक कोर कंपोनेंट है, राइट? लेकिन हम ज्यादा नैरो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ट्रस्ट जो है वो एक ब्रॉडर आउटकम है कंसिस्टेंट इंटीग्रिटी का, यानी कि अगर कंसिस्टेंट इंटीग्रिटी होगी तो ट्रस्ट बनेगा, राइट? सो यहां पर ये पूरी की पूरी चीज नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, इज इट ट्रू? यस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट इज ट्रू। यानी कि अगर आप ट्रूथफुलनेस भी शोकेस करते हो, ट्रस्ट वर्दिनेस भी शोकेस करते हो, वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट है। यानी कि इसका फंक्शन क्या बनता है कि आप इंस्पायर करोगे कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, रेगुलेटर्स को, लेंडर्स को, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट? कि एक इंडिविजुअल में, प्रोडक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। उसी को प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट करता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी क्या है कि जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, क्लियर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस? प्रूडेंस की आप सही डिसीजन ले रहे हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, दैट इज प्रूडेंस, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37th, a manager Mr. Joe Root is using the process of ethical reasoning to analyze a complex problem। तो मिस्टर जो रूट जो है वो एक प्रोसेस ऑफ एथिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करें ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज कर लें। ही स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग द की एथिकल क्वेश्चन। एथिकल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंसीडरिंग द इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, विच टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ थिंकिंग इज ही प्राइमरी यूटिलाइजिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो इस स्टेज के ऊपर वो कौन से थिंकिंग के दो इंग्रेडिएंट्स के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बारे में बताना। यूजिंग इंफॉर्मेशन मेकिंग एजम्पशंस, इज इट ट्रू? देखो, यूजिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, वो तो बाद में होएगा। इनिशियल क्वेश्चन जो है वो भी फॉर्मुलेट कर रहे हो कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, आप तो एजम्पशंस ले रहे हो, राइट? ठीक है, तो बेसिकली आप अभी क्या कर रहे हो, एजम्पशंस ले रहे हो, वो और अलग स्टेप है। एजम्पशंस लेना अलग स्टेप है, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना भी लेटर स्टेप होएगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज रेजिंग क्वेश्चंस एंड एम्बॉडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैनेजर का जो एक्शन होता है, मैनेजर का जो एक्शन होता है रिलेटेड टू, वो कॉरेस्पॉन्ड किससे करता है? दो चीजों के ऊपर फोकस करता है। कौन सी? सबसे पहली चीज है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द इश्यूज। अगर आप क्वेश्चन रेज करोगे वो इश्यू आइडेंटिफाई होएगा, आप उसके लिए की एथिकल क्वेश्चन बनाओगे, राइट? तो ये रेजिंग क्वेश्चन जो है उसी से बनता है। रेजिंग क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट? दैट्स द फर्स्ट पार्ट दैट वी डू। ठीक है। सेकंड क्या है कि इम्बॉडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू। इम्बॉडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि आप सिचुएशन को कंसीडर करते हो फ्रॉम द डिफरेंट ओरिएंटेशंस, फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दैट इज द इम्बॉडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों चीजों का ही इस्तेमाल कर रहा अभी मैनेजर, ये अभी जो ये मैनेजर है ये दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रूट है वो बेसिकली एथिकल रीजनिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दैट इज द केस। ठीक है जी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस। अब अगर आप कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हो, लाइक एथिकल थ्योरीज का इस्तेमाल करते हो, इन्फ्रेंस लेते हो, वो तो लेटर ऑन प्रोसेस में होएगा ना। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को फॉर्म करो कि भाई क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या दिखते हैं, एंड इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दिस इज POV 1, POV 2 एंड सो ऑन, राइट? अब उसके बाद आप क्या करोगे? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे कि भाई इस चीज को सॉल्व करना है, डाटा इंफॉर्मेशन को कर लिया कलेक्ट। अब इसके बेस के ऊपर आप अपनी जो थ्योरीज हैं वो लगाओगे, एथिकल थ्योरीज जो है वो अप्लाई करोगे, एंड फिर यहां से इन्फ्रेंसेस निकाल लोगे। ठीक है, इन्फ्रेंसेस निकाल लोगे, दैट इज द केस। यहां पर एजम्पशंस भी बनाई जाएंगी डाटा जब निकालेंगे तो, कुछ एक एजम्पशंस भी रहेंगी, एथिकल थ्योरी भी होंगी। तो ये सारा सारा प्रोसेस रहता है थिंकिंग के बारे में, राइट? सो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन बी है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरल पर्पस एंड जनरेटिंग द इम्प्लीकेशन? देखो, जनरल पर्पस जो होता है वो बहुत पहला स्टेप है, वो सबसे पहला स्टेप वही है, ठीक है, कि जनरल पर्पस क्या है, एंड आप इम्प्लीकेशंस को जनरेट करो। ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट है। इम्प्लीकेशन को जनरेट करना तो बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप हो गया ना। ठीक है, सो दैट्स द केस। चलिए अभी चलते हैं 38th क्वेश्चन पर। It says a financial institution is accused of engaging in unethical practices. The CEO defends the company by stating that their actions were solely focused on corporate social responsibility initiatives like community donations, implying this covers their ethical obligation. Why is this defense flawed? तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्यूज्ड है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में लगी हुई है। सीईओ डिफेंड करता है वही कंपनी तो हमारी CSR में लगी रहती है, हम तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, हम तो डोनेशंस देते हैं कम्युनिटी को। तो ये तो भाई सही नहीं है ना, बिकॉज CSR सिर्फ अकेली चीज थोड़ी ना है। तो स्पेसिफिकली ये चीज तो समझने वाली है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ओवरऑल बिजनेस एथिक्स का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। एंड
अगर आप सीएसआर कर रहे हो, ये नहीं है कि आप एथिकल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीएसआर कभी भी एथिक्स एट वर्क प्लेस के साथ तो डील नहीं करता, यानी कि वो आते तो सेम कॉन्टिनम में ही है ना, लेकिन बेसिकली वो कंसीडर नहीं करता। सो दिस इज नॉट ट्रू। सो बिकॉज सीएसआर एंड बिजनेस एथिक्स आर सेम, दिस इज नॉट द केस, because CSR is only one of the aspects business ethics of overall business ethics and does not deal with the ethics at the workplace. Absolutely correct. So ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बिकॉज बिजनेस एथिक्स इज अ मिथ। बिजनेस एथिक्स मिथ नहीं है, दैट इज नॉट अ मिथ, राइट। एथिकल मैनेजमेंट या एथिक्स मैनेजमेंट जो है वो एक रियल पार्ट है, नेसेसरी फंक्शन है। ठीक है जी। ऑप्शन डी से बिकॉज सीएसआर इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द स्टेक होल्डर्स, कि आप स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करो, व्हाइल बिजनेस एथिक्स इज अबाउट प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज। सो ये इन डिस्ट्रिक्शन बिल्कुल गलत है। बिजनेस एथिक्स वी कैन से कि ये बिजनेस एथिक्स है। ठीक है जी। एंड जो सीएसआर है वो जस्ट एक इसका एस्पेक्ट है। So option D is also not correct. Option D is also not correct. Now, the question number 39. 39th question, it says that the morality is defined by the standards an individual or group has about what is right and what is wrong. These standards can be expressed in different ways. What is the key difference between a moral standard and a moral norm as described? तो moral standard में और moral norm में क्या फर्क होता है? Option 8 says a moral standard is a general rule, like always tell the truth, while a moral norm is guiding principle, like honesty is the best policy. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट बता दिया, क्योंकि मॉरल स्टैंडर्ड ये होता है कि लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज अ स्टैंडर्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड नॉर्म इज बेसिकली विच इज फिक्स्ड, कि ये फिक्स किया गया है, ऑब्लिगेशन बन गया कि ऑलवेज टेल द ट्रूथ, राइट। सो ऑप्शन ये हो गया गलत। A moral standard is a guiding principle, like honesty is the best policy, and while a moral norm is expressed as a general rule, like statement, like always tell the truth. Absolutely true. ठीक है, तो moral standard को express करते हैं like honesty is the best policy. Moral norms क्या होते हैं, like general rule होते हैं, statement होते हैं। ठीक है, standard जो होता है वो core principle होता है। So standard जो होता है that is a core principle we are talking. ठीक है, एंड जो नॉर्म होता है वो एक बिहेवियरल रूल होता है जो उससे डिराइव हुआ है, एंड जो नॉर्म है दैट्स अ बिहेवियरल रूल और बिहेवियरल पॉइंट जो कि ड्राइव हुआ है। सो ऑप्शन बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, moral standards are objective while moral norms are subjective. See, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, कि बिकॉज दैट इज नॉट द केस इवन विद दैट कि moral standards ऑब्जेक्टिव हैं। कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सभी एक ही पर्सन फॉलो करते हैं, moral norms जो है वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है, जो दोनों ही है वो ग्रुप या इंडिविजुअल के मोरल फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। ठीक है, दोनों ही फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। सो ऑप्शन सी नॉट करेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस, द टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली टू मीन द सेम थिंग, नो दैट्स नॉट करेक्ट, राइट। स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन है यहाँ पर, दैट्स द केस, तो इंटरचेंजेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40th, in an effort to build a foundation of trust with the stakeholders, a company's management ensures it is consistently truthful when publishing financial statements, filing tax returns, and marketing its products. This consistency of being truthful and straightforward is best described by which pair of interlinked principles? Fairness and openness. देखो, ओपननेस होती है कि आपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, छुपाना नहीं है। फेयरनेस होती है इक्वल ट्रीटमेंट को लेकर के। सो फेयरनेस इज रिलेटेड टू इक्वल ट्रीटमेंट, एंड ओपननेस होती है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे। ट्रांसपेरेंसी वी कैन से विल बी देयर। सो ऑप्शन ए इज नॉट राइट। प्रूडेंस क्या होती है? प्रूडेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू वाइज डिसीजन मेकिंग, कि आप सही से डिसीजन लोगे। एंड डिग्निटी समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, कि आप रिस्पेक्ट के साथ डील करोगे, लोगों को रिस्पेक्ट के साथ बुलाओगे। सो दैट इज नॉट ट्रू। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, वाई ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी? देखो यहाँ पर कहा है कि आप ट्रस्ट के साथ बुलाओगे लोगों को, तो ऑनेस्टी क्या होता है कि आप ट्रूथफुल रहोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, वो ऑनेस्टी है। इंटीग्रिटी किससे लिंक होती है?
इंटीग्रिटी तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना, किससे? ऑनेस्टी के साथ लिंक्ड है, कि अगर कंसिस्टेंटली ऑनेस्ट रहोगे तो डेफिनेटली दैट्स इंटीग्रिटी. सो ऑप्शन सी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. A corporate culture is defined as a shared set of values, beliefs, and norms. When this culture is strong, it often influences decisions that are made by committees and formal groups rather than by individuals, with a focus on business goals over personal ones. This aspect of corporate decision making mostly directly contributes to what common ethical challenge for an employee. ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो ये होता है ना कि बिलीफ से, वैल्यू से, नॉर्म से मिलके बना है. अब कल्चर अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को, एंड वो डिसीजन कमेटीज करेंगे या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन करेंगे, बट नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, राइट. एंड ये जो एस्पेक्ट है कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग का, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किस तरफ के करता है, यानी कि जो कॉमन एथिकल चैलेंज होता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, उसकी तरफ किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, दैट वी नीड टू टेल. द डिफिकल्टी इन अप्लाई द गोल्डन रूल इन अ ग्रुप सेटिंग, कि गोल्डन रूल को अप्लाई नहीं कर सकते. देखो, गोल्डन रूल को ग्रुप सेटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं. कोर इशू जो है दैट्स रिलेटेड टू सोर्स, नेचर ऑफ कंफ्लिक्ट के बारे में, राइट. सो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू. ऑप्शन बी, द कंफ्लिक्ट दैट अराइजेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स पर्सनल एथिक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस एथिक्स. तो डेफिनेटली ये तो होता ही है कि इंडिविजुअल के पर्सनल एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो एथिक्स हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है, दैट्स द मेन थिंग. उसी की वजह से तो कंफ्लिक्ट पैदा होएगा, राइट. सो एथिकल डिलेमास ऑर्गेनाइजेशन में किससे रिलेटेड होते हैं? ग्रुप्स के द्वारा रिजॉल्व होते हैं. अब जो डिसीजन हो गए वो बिजनेस गोल्स को देख करके हो रहे हैं, इंडिविजुअल गोल्स को देखकर तो सेट नहीं हो रहे हैं ना. अब डेफिनेटली उससे एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी जैसे कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है पर्सनल एथिक्स में एंड बिजनेस एथिक्स में, वो बढ़ सकता है खतरा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, इट सेज द इनएबिलिटी टू यूज एथिकल रीजनिंग व्हेन डिसीजंस आर मेड बाय अ ग्रुप. एथिकल रीजनिंग जो होती है वो ग्रुप के द्वारा यूज की जाती है. अगर मान लो प्रोसेस आपका कॉम्प्लेक्स भी, तब भी जो एथिकल रीजनिंग है वो तो ग्रुप यूज करते करता है. ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट एट ऑल. द चैलेंज ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. देखो, जो वैल्यूज होती हैं वो काफी एक अच्छा रोल प्ले करती हैं. कंफ्लिक्ट को बेसिकली हम ब्रॉडर कंसीडर कर सकते हैं, लाइक पूरे के पूरे फ्रेमवर्क के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट हैं एंड जो बिजनेस के इंटरेस्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है. लेकिन बिजनेस में अगर आप बिजनेस की टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की बात करते हो तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट. वो चैलेंज नहीं है इतना बड़ा, दैट्स नॉट द केस. ठीक है जी, तो ऑप्शन जो डी है दैट्स नॉट करेक्ट. Option question 42, it says Adam Smith's philosophy on capitalism suggests that a competitive company economy, a neutral harmony exists between different parties. ठीक है, कि एक competitive economy में एक natural, not neutral, एक natural harmony exist करती है different parties के बीच में. According to this view, how do customers and the industry interact for their mutual benefit? किस तरह से वो interact करते हैं अपने mutual benefit के लिए? The industry must be heavily regulated by the government to protect customers from exploitation. See, एडम स्मिथ की जो फिलॉसफी है वो ज्यादा अलाइंड है फ्री मार्केट अप्रोच के साथ, जहां पर इनविजिबल हैंड होता है कंपटीशन का. ठीक है, ठीक है, जहां पर इनविजिबल हैंड होता है कंपटीशन का, एंड वहां पर रेगुलेशंस नहीं होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं. सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. बोथ द कस्टमर एंड द इंडस्ट्री को एग्जिस्ट विथ ईच परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट विच अल्टीमेटली बेनिफिट्स ईच अदर. यही चीज मेन है कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी है ना उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है एंड जो दोनों कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के केस में जो कस्टमर है एंड जो इंडस्ट्री होती है वो साथ साथ चलती है ताकि एक दूसरे का बेनिफिट हो. यानी कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक व्यू के बारे में बताती है, जो जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट रहता है. कंपिटिटिव मार्केट जो होती है उससे आपके पास जो सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा क्रिएट होते हैं. ठीक है, वो ज्यादा बेनिफिट होता है. सो ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट. एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शन सी? ऑप्शन सी, इट सेज कस्टमर्स एंड इंडस्ट्री आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. देखो, ये तो जीरो सम गेम हो गया. अगर दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो वो तो एडम स्मिथ के जो व्यू था उसके अकॉर्डिंग तो म्यूचुअली बेनिफिट के लिए काम करते हैं वो एक दूसरे के. पॉजिटिव सम होता है, जीरो सम नहीं होता. तो ये तो गलत हो गया, ऑपोजिट हो गया, कॉन्ट्रेरी टू एडम स्मिथ्स थ्योरी, राइट. ऑप्शन डी, इट सेज द इंडस्ट्रीज प्राइमरी एथिकल ड्यूटी इज टू ट्रस्टीशिप होल्डिंग इट्स वेल्थ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. वो तो गांधी जी की फिलॉसफी है, नॉट द एडम स्मिथ. एडम स्मिथ की फिलॉसफी नहीं है, राइट.
वो एडम स्मिथ की फिलॉसफी नहीं है, दैट्स द गांधी जी's फिलॉसफी ओवर दैट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं, कंसेप्ट क्लियर है, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड अभी के अभी एप्लीकेशन को कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ नोट भी मिलने वाले हैं और साथ के साथ वीडियोस भी मिलने वाली हैं, वो भी जीआईबी के फ्री पैक में। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।